वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा सीजी टेट का सेकंड पेपर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो इसका जो मैथ्स का है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि बिंदु P और Q, A बिंदु ये दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QB, तो PQ का मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसका लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा क्या होता है, इधर ये x एक्सिस होता है और ये y होता है। तो यहाँ y में -1 -2 -3 होता है और इधर क्या होता है 1 2 3 इस तरह से होता है। तो और इधर x पे -1 -2 -3 और इधर 1 2 3 इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये नंबरिंग को मैं मिटा देता हूँ। तो देखो पहले क्या बोला है, ए जो बिंदु है वो -2 है। तो -2 x वाला है जो पहला पॉइंट है जो ए दिया हुआ है, -2 और ये 5, तो ये वाला होता है x और ये y। तो a का जो है x -2 है तो -2 मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से और जो प्लस y है, y में प्लस y तो y ऊपर है, तो यहाँ पे मान लो हमारा 5 है। तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिलता है, ये हो गया हमारा A। अब इसी तरह जो B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 और 1, तो B x में 3 है, x में 3 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। और y पे क्या है 1 है, ये x और ये y, तो y मान लो 1 यहाँ पे है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और ये 3 को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा मिलेगा। तो ये हो गया बिंदु B, क्या है 3 और 1, और ये A है जो -2 और 5। तो दो बिंदु हमें मिल गए। तो अब क्या बोला है, दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो देखो दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो इस तरह से मिल गया। तो अब इसमें जो P और Q और बिंदु हैं जो बीच में यहाँ पे हैं, एक मान लो P और यहाँ पे एक मानते हैं Q, तो वो किस तरह से है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बराबर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो मतलब चारों बराबर है। तो इस P और Q के जो मध्य बिंदु है, इस बिंदु का हमारा इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति पे उसके जगह बतानी है। तो देखो अगर ये तीनों बराबर हैं तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो हमारे इसका भी मध्य बिंदु होगा, A और B का, ठीक है। तो A और B का जो मध्य बिंदु है तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। तो ये अगर x और y जो हमारा मध्य बिंदु मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1 हमारा ये है और x2 ये है, तो क्या हो जाएगा x1 -2 प्लस और ये 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक हो जाएगा y1 क्या है 5 प्लस y2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 5 और 1 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा जो उस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति वाला 2 पॉइंट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C है जो इसका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 8 सेंटीमीटर और ए सी जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ए बी, और ये कम है 8 सेंटीमीटर, इसको बनाते हैं, और ये ए सी जो है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है लंबवत है, मतलब यहाँ 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। तो कितना है ये 15, ये 8 और ये 24। तो हमसे क्या पूछा है, बी से ए सी पर, मतलब इस बिंदु बी से ए सी पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मतलब मान लीजिए ये डी है, तो बी डी हमसे पूछा है, बी डी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसकी ऊंचाई दी होगी लंबवत में, तब कैसे निकालते हैं, तो ये होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमारा इसका 8 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी है 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 चौक 8, तो ये 15 चौक 60। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 60। ठीक है, तो अब यही चीज़ हमें अप्लाई कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 60। ठीक है, तो अब यही चीज़ हमें यहाँ से अप्लाई करना है, इसको आधार बनाना है और ये इसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो आधार गुणित ऊंचाई 1/2, आधार कितना है 24, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, मतलब बी डी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और 60, क्षेत्रफल तो हमारा सेम रहेगा, तो क्षेत्रफल 60। ठीक, तो यहाँ से 2 एकम 2 12, 12 दूनी 24 पे ये कट गया, तो अब ये 60 डिवाइडेड बाई ये 12 नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बी डी। तो ये कितने बार में कटेगा, 12 पंचे 60, तो बी डी बराबर कितना आ गया 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जो इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दिया गया हमारे पास चित्र में ओ एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र एक ओ है। ठीक है, इस पे केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींची गई है, मतलब ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा व्यास है। तो यहाँ से एक रेडियस और खींचा गया है, तो ये एंगल हमें दे दिया गया है 120, तो इसको ए नाम दिया गया है, ये बी और यहाँ पे सी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक इस तरह से खींचा गया है, तो ये डी है और यहाँ से बी और डी को मिला दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से त्रिभुज चित्र दिया हुआ है जिसमें हमें ये दिया हुआ है और ज्ञात करने बोला गया है बी डी सी, मतलब कोण बी डी सी, मतलब ये वाला यहाँ से ये वाला, तो ये वाला जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब एक काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ही मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ और यहाँ से ये वाली लाइन को मैं मिला दूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक रेडियस है, त्रिभुज का रेडियस है आर,
और ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, हमारा पूरा ये रेडियस ही होगा, और ये वाला भी हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब रेडियस है मतलब कि त्रिभुज की क्या हो गई, दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये आर है और ये आर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों हमारा थीटा बराबर होगा। तो इसी तरह से ये रेडियस है तो इसके सामने वाला कोण ये पूरा थीटा और इसके सामने वाला कोण ये पूरा थीटा, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले ये वाला लाइन क्या है, एक सीधी रेखा है, तो ये इस तरह से लाइन जो है वो 180 अंश का कोण बनाता है। तो इस पे हमारा एक दिया हुआ है 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट निकल रहा है 60। ठीक है, अब त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण हमें पता है 60 और बाकी दोनों बराबर है थीटा थीटा, तो इसको मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो बराबर इतना हो गया। तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस 60 हो जाएगा, ये 60 उधर जाएगा तो ये कितना हो गया 120। 2 थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। मतलब ये भी हमारा 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज का ये एक विकर्ण है और यहाँ से यहाँ तक का एक विकर्ण है। तो विकर्ण क्या करता है, उसको दो भागों में बांटता है चतुर्भुज को। तो ये वाला जो विकर्ण है ये दोनों को बराबर भाग में बांटेगा और ये वाला जो है इन दोनों को बराबर भाग में बांटेगा। तो देखो ये वाला कोण कितना है 60 है, ये विकर्ण इसको बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। मतलब ये वाला जो भाग है ये कितना हो गया 30 डिग्री का, तो ये भी इधर वाला भाग भी 30 डिग्री। तो हमें यही ज्ञात करना था कि ये वाला जो कोण BDC कितना है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ये 30, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में x, y, z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का मतलब इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, एक कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। तो देखो ये x और ये y और ये क्या दिया हुआ है z माइनस 15 और ये 2z। ठीक है, तो अब या तो हम एक लाइन को लेके बना सकते हैं, ठीक है, या तो पूरे को लेके बनाया जा सकता है, जैसे चाहे बना सकते हैं। तो देखो मैं आधा लेता हूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों का योग जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो z माइनस 15 प्लस 2z बराबर 180। तो 2z और एक 1z क्या हो जाएगा 3z इज इक्वल टू 180 और ये माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15। तो 3z बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 8 1 9 और 1 195। तो z बराबर ये 3 नीचे चले जाएगा तो 1 9 5 डिवाइडेड बाई 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 छंग 18 और 3 पंचे 15। तो z बराबर आया हमारा 65। तो अब ऑप्शन देखते हैं।
तो देखो ऑप्शन ए में बस 65 है, बाकी किसी में नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसे बाकी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मार सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और ऑप्शन पे हमारा z = 65 होता तब फिर ये हमें और आगे सॉल्व करना पड़ता। तो अभी हम डायरेक्ट इसमें ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो ये बाइंडिंग का है 20%, ये कागज़ की लागत 25%, परिवहन लागत 10%, ये 20% मुद्रण लागत, और ये 10% प्रमोशन लागत, और ये रॉयल्टी 15%। ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया यहाँ पे, मुद्रण लागत। मुद्रण लागत का कितना परसेंट है, ये है हमारा मुद्रण लागत 20%। तो 20% हमें दे दिया गया है कितना, 30,600। ठीक है, तो अब निकालना क्या है हमें, पुस्तकों के रॉयल्टी का भुगतान। तो रॉयल्टी का कितना है, ये रॉयल्टी है, तो ये दिया हुआ है 15%। तो देखो जब 20% बराबर इतना है तो 1% बराबर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 30,600 में डिवाइडेड बाई 20, इस 20 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 से इसको भाग देते हैं, 20 से भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य। तो 1% बराबर हमारा कितना आ गया, 1530। ठीक है, तो 1% बराबर इतना आ गया। तो अब 15% निकालना है तो 1 में 15 का गुणा कर दूंगा तो कितना आता, 15 ही आएगा। तो 15% हमारा निकल जाएगा। तो इधर 15 गुणा करेंगे तो इधर भी 15 का गुणा करेंगे, तो 15 का इधर भी गुणा कर देते हैं तो कितना होगा, 15 शून्य शून्य, 15 तिया 45 की 5, हासिल लाई 4, 15 पंचे 75 और 4, 79 की 9, हासिल आई 7, 15 एकम 15, तो 15 और 7 22। तो कितना आ गया, 15% हमारा जो रॉयल्टी है वो निकल गया 20,950। कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा, सी, ऑप्शन नंबर सी इस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें का अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया गया है कि रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमें ये वाले हिस्से का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, रॉयल्टी यही है हमारा। तो देखो अब ये पूरा को अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, 100%। देखो 20, ये 10 और 20 30, 10 40, 40 20 60, 60 और 20 80, 5 85 और 15 100। तो जो 100% है
100% बराबर कितना होता है 360 डिग्री। ये पूरा अगर हम ये कोई बिंदु है तो इसके चारों तरफ का एंगल क्या हो जाएगा 360, क्योंकि इसका आधा 180 होगा तो आधा 180 जोड़ेंगे तो 360, तो ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो अब 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा 360 के डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी इसको इतना पे ही रखते हैं। अब हमें 15% का एंगल निकालना है, तो इस एक में 15 का गुणा करूँगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 15% का एंगल इज इक्वल टू, इधर भी 15 का गुणा होगा 36 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 18, तो 18 दूनी 36, 18 और ये 3 का गुणा होगा तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 डिग्री। तो जो हमारा 15 डिग्री का है ये 15%, ये रॉयल्टी का एंगल निकल गया 54%, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो जो अगला है क्या दिया हुआ है, पुस्तक की कीमत सीपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब क्या बोला है, पुस्तक की कीमत 100% ऊपर चिन्हित किया गया है, मतलब 20% ज़्यादा, मतलब कि अगर क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है, 100% को हम क्रय मूल्य मानते हैं, तो इससे 20% ज़्यादा इंकित किया गया है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा अब 120%। ठीक है, अब ज़्यादा अंकित किया गया है मतलब कि जाहिर सी बात है वो एमआरपी है, एमआरपी से कम पे मिलता है, तो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमें कितना दे दिया है 180 रुपये, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 120% है ये हमें दे दिया है 180 रुपये। ठीक है, तो पुस्तक का क्या बोला है, प्रति कागज़ की लागत क्या है। ठीक है, तो कागज़ की लागत देखो यहाँ पे कागज़ की लागत क्या है 25% दिया हुआ है, तो ये वाला जो है 25% ये हमारा लागत है कागज़ की। अब 120% बराबर हमारे को पता है, तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 180 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 25। तो अब एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। ठीक है, अब इसको 6 बार में काटेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको भाग देते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14.1 बचा, शून्य लगाएंगे तो 10, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया ये 37.5। कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर बी। तो इसके जो 3 क्वेश्चन थे वो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा फिर पाई चार्ट वाला है। तो देखो एक पाई चार्ट हमें दिया हुआ है, .7 ये दिया हुआ है, 10.15 ये है, 12.16 ये 10.22 ये है, 24.23
31.36। ठीक है, तो ये है 1992, 93, 94, 95, 96, 97। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 1992 में निवेश के मुकाबले निवेश 1997 का अनुपात क्या है। मतलब ये वाले और ये वाले का हमें अनुपात पूछा गया है। तो ये कितना है 31.36 और ये कितना है 5.7। तो अब इस एक दशमलव को हटाने के लिए यहाँ का दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो उसको उतने पे ही रहने देते हैं। अब 313.6 में भाग दे दो 57 का, तो ये कितने बार में जाएगा। अगर इसको मैं 6 बार में देता हूँ तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, हाँसी 42 की 2, हाँसी लाए 3, 6 पंचे 30 और 3 33 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कम कर देते हैं, इसको 5 बार में देते हैं। तो 5 बार में देंगे तो 5 सत्ते 35 की 5, हाँसी लाए 3, 5 पंचे 25 और 3 28। तो 13 में से 5 गया तो 8 5 13, यहाँ पे क्या बच्चा शून्य, मतलब 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे कैंसिल। तो अब 28, अब इस 6 को यहाँ ले आते हैं। अब ये दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो अब देखो 5 बार में देने पर यहाँ पे 285 आया था, तो उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते, तो 5 में ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे 285, ये 1 बचेगा, तो 0 लेंगे तो भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर और 0 बढ़ा के फिर एक बार ही जाएगा, तो 5.50 ले सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए, ऑप्शन नंबर ए जो इसका है सही आंसर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, दर्शाए गए अवधि के लिए भारत में एफडीआई में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित हुई। तो देखो सबसे ज़्यादा तो इस पे हुआ है, पर हमारे ऑप्शन पे ये है ही नहीं। तो हमारे ऑप्शन पे क्या क्या है, 1993 ये वाला है, 1994 ये है, और 95 ये भी है, और 96 ये है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि दर्ज हुई है, 1996 वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 200, तब मूलधन कितना होगा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल था, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट वाला जानते हो सॉल्व करना तो देखो ये हमारा मान लो मूलधन है, तो चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज हमारा क्या निकलता है, इसका 5% अगर मैं निकाल दूं तो ये 1 वर्ष का निकलेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा साधारण ब्याज होगा। अब इसी मूलधन का फिर से मैं ये पहले वर्ष, अब ये दूसरे वर्ष इसी मूलधन का 5% निकालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साधारण ब्याज, जितना ये था उतना ये भी होगा सेम। ठीक है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा,
कि इसका निकाल लिए 5%, तो इसका भी अब 5% निकालेंगे। जो अगला है इसका 5% अगर मैं निकालूं तो जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इनको तीनों को हम जोड़ेंगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, मतलब कि इतने से माइनस मैं इसको करूं तो जो आएगा वो हमारा दिया हुआ है। तो इन दोनों को माइनस करने पे ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा सिर्फ ये। तो यही हमें दिया हुआ है 200। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी था वैल्यू, इसका 5% है ये 200। ठीक, x का 5% बराबर है 200। ठीक, अगर मान लो इसको x मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ 5% नीचे आ जाएगा। अब इस परसेंट को हटाने के लिए ऊपर में को 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो 5 चौक 20, तो यहाँ 40 हो गया, तो 40 से इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। तो यहाँ पे दोनों जगह पे हमारा क्या आ गया, 4000 आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो मूलधन है P, अब इसका 5% है 4000, इस P का 5% है 4000, तो P बराबर क्या हो जाएगा, फिर से 4000 डिवाइडेड बाई P ए पर 5%, तो परसेंट हटाने के लिए इस पर हमें 100 का गुणा करना है। अब 5 अट्ठे 40, तो यहाँ आ गया 800, तो 800 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80,000। ठीक, तो जो मूलधन था एक्चुअल में हमारे पास कितना था, 80,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इसका सीधे सीधे निकाल सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ तथा 5% हानि पर बेची जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया है, 5% क्रय मूल्य पर, देखो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब 5% का लाभ हुआ, अब इसमें 5% लाभ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 105% हमारा एक विक्रय मूल्य। ठीक, अब इसी तरह 100% हमारा क्रय मूल्य है, तो अब इसमें हानि हो गया कितना, 5% का अगले में, तो कितना हो जाएगा ये 95%। तो ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य सेकेंड। ठीक है, दूसरे का विक्रय मूल्य। तो ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हमें दे दिया है यहाँ पे 60। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0 1, मतलब 10% इज इक्वल टू हमें 60 दे दिया है। तो अब 100% निकालना है, तब हमें उसका क्रय मूल्य पता चलेगा। तो 100 बनाने के लिए इस 10 को क्या करूँगा मैं, इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये बन जाएगा 100। तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 600। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा,
कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 के अनुपात में वितरित कर देता है तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 के अनुपात में वितरित करता है। यदि उसके स्वयं के पास 1 लाख रुपए बच जाते हैं तो वितरण के पूर्व उसके पास कितनी संपत्ति थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो किसी के पास 100 रुपये है, तो इसको 3 जने में विभाजित कर देता है। एक को 10 रुपये दे देता है, एक को 20 रुपये दे देता है और एक को 30 रुपये। तो टोटल कितना दे दिया उसने, 30, 20, 50 और 10, 60 रुपये। तो बचे किस में, इसमें 60 माइनस कर देते हैं तो 40 बच गया। अब इस 40 को 2 जन को दे देता है कि एक को मान लो 10 रुपये दे देता है और एक को 30 रुपये। ठीक है, तो टोटल बट गया। तो ये दोनों का टोटल कितना है, 40, और ये तीनों का जो टोटल है वो 60। तो इन तीनों को जोड़ दे तो हमारा टोटल जो शुरू में कितना था वो हमें पता चल जाता है, 100 आ गया। तो इसी तरह से इस पे भी करना है। तो मान लो 3:5:6 है, तो इनका टोटल कितना हो गया, 6, 5, 11, 11, 3, 14, और स्वयं और अपनी पत्नी को 1:8 में बांटता है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 8, 9। तो अब इस टोटल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 23। ठीक है, तो अब क्या बोला यहाँ पे, 1:8 में वितरित करता है यदि वो स्वयं के पास, मतलब ये स्वयं 1 वो रखता है और 8 अपनी पत्नी को देता है। तो स्वयं 1 है तो 1 इकाई बराबर, क्या बोला है कि स्वयं के पास 1 लाख रुपए बचते हैं। तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो 1 इकाई बराबर 1 लाख है, तो 23 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 23 लाख। अब यदि ये ऑप्शन में रहता तो ये आंसर होता। अगर 23 नहीं है तो इसके मल्टीप्लाइज में आंसर होता। अगर इसका मल्टीप्लाई 2 करे तो 23 दूनी 46। तो ऑप्शन में क्या है, 23 तो नहीं है, 46 क्या हो जाएगा, 46 से छोटे हैं सब, तो 46 तो हो ही नहीं सकता, 23 से कम हो सकता है। तो ये भी कम में होगा, तो इसका अगर आधा करेंगे तभी होगा। तो आधा करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 एकम 2.5, तो 11.5 लाख होता। तो वो भी ऑप्शन पे नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा, इसका डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो एक गांव की जनसंख्या दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 7,960, जिसमें महिला कितनी दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है 4,660। ठीक, तो देखो अब इस जनसंख्या में इस महिला को मैं माइनस कर दूं तो हमें पुरुष की संख्या पता चल जाएगी। तो चलो इसको माइनस कर देते हैं, 4, 6, 6, 0, 0, 0, 6, 3, 9, यहाँ 4, 3, 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए पुरुष, पुरुष की संख्या निकल गई। ठीक, पुरुष की संख्या है 3,300। तो अब देखो, अब क्या बोला है कि यदि गांव में 60% साक्षर है, मतलब इस जनसंख्या में
इस टोटल में इसका 60% जो है वो साक्षर है, तो इसका 60% निकाल देते हैं। 7960 का 60%, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, 6 छंग 36 की 6 हासिल है 3, 9 छक्के 54 और 3 57 की 7 हासिल है 5, 6 सत्ते 42 और 5 47। तो अब इस टोटल जनसंख्या में जो साक्षर हैं वो कितने हो गए, 4776। ठीक, अब क्या बोला है कि जिसमें से 70% क्या है, साक्षर महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं, तो हमें शिक्षित पुरुषों की संख्या निकालने बोला है। ठीक है, तो अब हमारे पास साक्षर कितने हैं, इतने हैं, तो इस साक्षर का क्या बोला है, 70% क्या है, महिलाएं साक्षर हैं। ठीक, तो महिलाओं की टोटल संख्या हमें दी हुई है 4660, तो इस महिला में क्या करेंगे, 70% निकाल देंगे। 4660 का 70% निकालूं तो ये नीचे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कैंसिल। ठीक, तो 7 छक्के 42 की 2 हासिल है 4, 7 छक्के 42 4, 42 4 46 की 6 हासिल है 4, 7 चौक 28, 8 4 32। ठीक है, 7 छक्के 42 की 2 हासिल है 4, 7 छक्के 42 4 46 और 7 चौक 28, 8 4 32। तो इतनी जो महिलाएं हैं वो क्या है, शिक्षित हैं। टोटल शिक्षित हमारे पास कितने हैं, इतने, जिसमें से इतनी महिलाएं शिक्षित हैं, तो इसको हम इस पे घटा देते हैं 3262। तो 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 4 में से 3 गया 1, तो इतने पुरुष हमारे पास जो है वो साक्षर है। तो यही चीज़ हमसे पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। तो जो औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब देखो 165 किलोमीटर की यात्रा करती है 95 मिनट में। ठीक है, और 73 किलोमीटर की यात्रा करती है 1500 सेकेंड में। ठीक, तो देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 3 8 और 7 6 13 की 3 हासिल है 1 2, 238 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। अब टोटल समय, तो ये जो है मिनट में है, तो इसे घंटे में बदलने की क्या करेंगे, 95 डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घंटे पे चेंज हो जाएगा।
अब इसको 1500 सेकेंड है, अब इसको घंटे में चेंज करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, ये मिनट में बनेगा। अब फिर इसमें 60 का भाग करेंगे तब ये बन जाएगा घंटे में, मतलब आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 0 का 2 0 हम काट देते हैं, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, 5/6 दूनी 12। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 नियम 45, 12 पंचे 60, 19/12 वो आया। तो टोटल समय अब क्या हो जाएगा, 19/12 प्लस 5/12, तो कितना हो जाएगा, 19 और 5 24/12, तो 12 दूनी 24, तो कितना हो गया, 2 घंटा हमारा आ गया। टोटल समय आया 2 घंटे और टोटल डिस्टेंस आया 238 किलोमीटर। ठीक, तो अब इन दोनों को यहाँ पे रख देते हैं। कुल दूरी कितनी आ गई, 238, चलो यहाँ पे रखते हैं 238, और कुल समय आ गया 2 घंटे। तो चाल क्या हो जाएगा, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 18, 2 निया 18, कितना आ गया, 119। तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला जो है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 27 की पावर m इज़ इक्वल टू 81 की पावर जो है वो n है। तो हमें क्या करना है, m स्क्वायर अनुपात mn ये फाइंड करना है, बराबर क्या होगा। देखो 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, उसकी पावर क्या हो जाएगा, ये m, बराबर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4, 3 की पावर 4 की पावर n। ठीक, तो अब इसको अगर घाते अलग अलग हैं तो क्या हो जाता है, ये गुणा हो जाता है, तो ये 3m इज़ इक्वल टू यहाँ 3 की पावर 4n। अब आधार समान है तो घाते भी बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर m इज़ इक्वल टू 4 की पावर 4 की पावर नहीं, 3m इज़ इक्वल टू 4n। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे बनाना है m का स्क्वायर और यहाँ पे mn। तो इसमें जाहिर सी बात है मैं दोनों तरफ m का गुणा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4mn। ठीक, तो 4mn हो गया। तो अब mn को नीचे ले आता हूँ, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय mn, तो यहाँ बचेगा 4 और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो क्या आ गया, m स्क्वायर का 4:3। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, इसका आंसर बी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो है इसमें क्या दिया है, 49 की पावर n प्लस 49 की पावर n प्लस 49 की पावर n प्लस 49 की पावर n
प्लस 49 की पावर n कितने बार दिया है, 1 2 3 4 5 प्लस 49 की पावर n प्लस 49 की पावर n, 7 बार ये दिया हुआ है, 4 5 6 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 की पावर 2021। ठीक, तो हमें n फाइंड करना है, n बराबर क्या होगा। तो देखो ये 7 है, तो ये सातों को 49 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इसी तरह से ये 7 बार होगा। तो इन सबको जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक, तो अब इस 49 को मैं 7 की पावर 2 की पावर n लिख सकता हूँ। तो अब ये घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है, 7 की पावर 2n हो जाएगा ये, इनटू 7 की पावर क्या है, ये कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2n प्लस 1 इज़ इक्वल टू, इधर दिया हुआ है 7 की पावर 2021। तो अब आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान हो जाती हैं। 2 की पावर n 2n 2 की पावर बोलता हूँ 2n प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2021 हो जाएगा। अब ये 1 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये -1। ठीक है, तो 2n इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 2020। तो n इज़ इक्वल टू 2020 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1010। तो n बराबर 1010। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर, देखो मान लेते हैं अभी एक संख्या a और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/6 a1/x, दोनों को जोड़ने पर क्या बोला है, 6 प्राप्त होता है। तो इसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग, मतलब इसका वर्ग प्लस इसके व्युत्क्रम का वर्ग को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा। तो बराबर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसका वर्ग कर देते हैं तो इसका भी वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस यहाँ पे 2 आएगा इज इक्वल टू, इधर 6 छक्के 36। तो अब x² प्लस 1/x², ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 36 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 34। तो इनका जो योग है वो होगा 34। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा इसमें, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 क्रमागत पदों के समान अंतर के 6 पद वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो, तब इसका चौथा पद क्या होगा। तो सीधा सीधा इसका दे दिया है, 2 क्रमागत पदों के बीच समान अंतर है और पहला पद अंतिम पद का 6 गुना है। तो अगर मैं पहले पद को 1 मान लूँ, ठीक,
दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवे को 5 और छठवें को 6। तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच अंतर 1, इसके बीच 1, मतलब सबके बीच अंतर 1 है। ठीक, तो ये वाला जो बोला गया है वो तो पालन हो गया। अब क्या बोला गया है, पहला पद का 6 गुना है, जो अंतिम पद है। ठीक है, तो ये पहला है, तो इसका 6 गुना करूं तो ये हो जाएगा 6, तो जो कि अंतिम पद हमारा 6 है। ठीक है, तो ये श्रेणी बिल्कुल फिक्स हो रहा है। तब क्या बोला है, इसका चौथा पद क्या होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या होगा, 4। ठीक है, अब यदि मैं मान लो एक तो 4 हमारा इसका सही आंसर है। ठीक, चौथा पद इसका क्या है, 4 होगा। लेकिन अब इसको रुक जाओ यहीं पे, इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लो जाए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो 12 तक हम आगे बढ़ाते हैं। 15, 16, 17, 18। तो देखो 6 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो 12 होता है। लेकिन अगर यहाँ से शुरू करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें में 12 नहीं है। ठीक, 6 में 3 का गुणा करूँ तो 6 3 18, तो यहाँ से शुरू करूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे होना चाहिए था 6 3 18, तब वो 6 गुना होता। तो अगर मैं इसको 1 2 2 छोड़ के करूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ से शुरू करूँ तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ से शुरू करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, तो ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ से करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, तो किसी की भी पहले में 6 का गुणा करेंगे तो उतना नहीं आएगा। तो हमारा ये पहले से यहाँ तक का ही सही है, जिसका चौथा पद हमारा 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर पोल की ऊंचाई से पोल से 3 गुना दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ आते हुए देखता है। तब पोल से कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों का वेग समान है तो। ठीक है, तो देखो ये हमारा पोल है, कितने मीटर ऊंचा बोला है, 3 मीटर ऊंचा है, और पोल से 3 गुनी दूरी पर, पोल की ऊंचाई का 3 गुना, मतलब ये हो जाएगा 3 3 6 3 3 9, 9 मीटर दूर एक यहाँ पे हमारा सांप है। मान लो यहाँ पे बैठा जो मयूर है इसको पकड़ेगा। अब ये इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आगे मान लो यहाँ पे पकड़ लेता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, तब पोल से कूद कर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखो
कि जो हमारा सांप है वो यहाँ से इधर चल रहा है और ये इधर से इधर चल रहा है, जो हमारा मोर है। तो दोनों का वेग क्या है, बराबर है। तो जितना वो इधर चलेगा उतना ही वो इधर चलेगा। इसका मतलब क्या है, जितना वो यहाँ से चलेगा उसमें इधर से इधर चलेगा, तो इस 9 में उसको माइनस करेंगे, तो वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अब उसके लिए देखो, पहले ये 9 हम ले रहे हैं, तो 9 ले रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, इतना अंडर रूट पे पूर्ण वर्ग नहीं आया। तो अब ये तो 3 तिया 9 है, क्योंकि ये तो नहीं बदल सकता, क्योंकि ये बदलेगा और ये इधर जितना होते जाएगा तो ये कम होते जाएगा और ये भी कम होते जाएगा। तो इसको अगर मैं ले लेता हूँ कम, यहाँ पे 8 कर देता हूँ, अगर वो 8 के डिस्टेंस में उसको पकड़ता है तो ये हो जाएगा 8 अट्टे 64, 9 4 13 73। तो ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 8 भी नहीं होगा। अब इसको करते हैं 7 के डिस्टेंस में ये पकड़ेगा तो यहाँ से 7, तो यहाँ पे का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 9 ये हो जाएगा 58, तो जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब फिर कम करें 6, तो यहाँ 6 का डिस्टेंस बचा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 और 9 और 6 ये हो जाएगा 45, तो ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं फिर 5 का स्क्वायर, तो 5 पंचे 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 34, तो ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 4 करता हूँ, 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 चौक 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, जो कि अंडर रूट है किसका, 5 का। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 की डिस्टेंस में मान लो यहाँ पे है, तब उसको पकड़ता है, तो हमारा क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आता है 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना था, 9, और 9 में से 4 निकालूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। मतलब दोनों का वेग बराबर हो गया, कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो डिस्टेंस 5 मीटर पड़ता है, और उस सांप भी यहाँ से यहाँ तक चलने में सांप को 5 मीटर का वक्त लगता है। मतलब दोनों का वेग और डिस्टेंस बराबर आ गया। तो हमें बचा कितना, सांप से हमें उस खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आ गया 4। तो इस पे हमारा ऑप्शन क्या है, सी बराबर 4। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल ये दोनों कट नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 अनुपात 9 81। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा मेन अनुपात बनेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी आई, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ये मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर किसी में इस तरह का 10% की वृद्धि और 10% की कमी बोला जाए तो हमेशा क्या होगा, 1% की हानि।
अगर इसमें 20% की वृद्धि और 20% की कमी होगी तो क्या होगा, ये 4% की हानि। अगर 30% की वृद्धि और 30% की कमी हुई तो ये हो जाएगा 9% की हानि। ठीक, तो ये चीज़ सीधी सीधी, अगर जितना परसेंट बढ़ता है उतना कम होता है तो उस पर हमेशा हानि होती है। अब हानि कितनी होती है, तो दोनों के लास्ट के अंक का मल्टीप्लाई कर देना है, उतनी हानि होती है। तो देखो इसको निकाल के भी मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये आयत है, अब इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और इसकी लंबाई में, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। तो देखो, तो 20% की वृद्धि हो रही है मतलब क्या हो जाएगा, ये 120%, और ये कितना है, 20% की कमी हो रही है तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो अब दोनों का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 120 इंटू 80% करते हैं। ठीक, 100 इंटू 100, दोनों का नीचे परसेंटेज। तो अभी ये परसेंटेज नहीं है, अब इसे परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो इसमें से एक 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 शून्य दोनों में से, तो अब 12 अट्ठे कितना होता है, 96, जो कि 100% से कितना कम है। अगर 96 को माइनस करेंगे तो 4%, तो 4% का यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रहता है, अगर 10% की वृद्धि और 10% की कमी हुई तो 1%, 20% की वृद्धि 20% की कमी हुई है तो 4% की हानि। तो सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन बी 4% की कमी होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या दिया है, प्रत्येक की 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं। मान लो ये दो घन है, ऐसी एक और घन, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसकी ये भुजा कितनी है, 12, ये भी 12, ये भी 12, सब 12 है। घन की चारों तरफ से चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, इधर भी 12, ये भी 12। ठीक, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो फिर यहाँ पे जो इसकी एक भुजा जो क्या हो जाएगी, ये 12 12 24, और ये वाली भी भुजा एक साथ जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, 12, तो इसकी ये वाली जो भुजा होगी ये 12 होगी, ये भी 12 होगी, 12, ये 24 और 12, और इसके पीछे वाला भी 24 और 12। तो जो घनाभ का पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई गुणित
लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो देखो एक लंबाई हमारा क्या है 12, नहीं 12 बोलता हूँ, ये 2 जुड़ गया है तो ये 24 हो गया है ना। तो लंबाई हमारा कितना है 24 इंटू चौड़ाई है 12। अब यहाँ पे चौड़ाई 12, ऊंचाई कितनी है ये भी 12, प्लस लंबाई 24 और ऊंचाई है 12। ठीक है, तो 12 का तो स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है 144। और इसमें 12 में 24 का गुणा करें तो 12 चौक 48 के 8, हासिल लाई 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, 288। तो ये भी क्या हो जाएगा 288। इतने को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद चलो इधर जोड़ते हैं, कितना कितना है 288, 288 और 144। 8 8 16 4 20 के 0, हासिल आई 2, 8 2 10, 8 18 4 22 की 2, हासिल आई 2, 2 2 4 1 5 2 7। ठीक है, अब ये वाले 2 का इसमें गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो कितना आ गया 1440। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो यहाँ पे 2 घनों का आयतन दिया हुआ है, घनों का आयतन क्या दिया हुआ है 1:27। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो घनों का आयतन दिया हुआ है तो आयतन के लिए क्या करते हैं, इसका 3 वर्गमूल निकालेंगे, अनुपात 27 का 3 वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना, ये तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा घनों का जो कोर है, कोर का अनुपात हमें पता चल गया। तो उनके क्षेत्र का जो अनुपात होगा तो इसके लिए इसको हम वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो 1:9 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो एक बेलन की ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन हमारी बना लेते हैं। ये हो गया बेलन, इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये वाली ऊंचाई है, तो ये कितनी दी हुई है 14। और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, बस ये ऊपर दोनों सर्कल का क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πRh बराबर दिया हुआ है 264। 2π R कितना है तो नहीं पता, h कितना है तो पता है, कितना है 14 बराबर 264। ठीक है, तो अब इस पाई को मैं तोड़ देता हूँ, 2 गुणित 22/7 में, तो 7 दूनी ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2। तो 22 एकम 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 छक्के 12,
2 तिया 6, तो आर हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है 22/7, आर कितना है 3 का स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 14। तो चलो इसको हल करते हैं। तो ये 7 दूनी 14, ये 22 दूनी इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 44, और ये बचेगा 3 तिया 9। तो 9 चौक 36 की 6 हासिल है 3, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, तो जो बेलन का हमारा आयतन होगा वो होगा 396, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, तो और देखते हैं। तो अब हमारा ये इसका मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो का ख़त्म करते हैं।